उस समय की है जब शहर से दूर गांव में मनोरंजन के साधन ज्यादा नहीं हुआ करते थे। तब गांव में हर किसी के यहाँ टेलीविजन या कंप्यूटर जैसे आधुनिक उपकरण नहीं होते थे। आंख मिचौली, गिल्ली डंडा, छुपम छुपाई, कंचे, कबड्डी, खो खो, छुआछूत इत्यादि खेलों का वर्चस्व हुआ करता था। ग्रामीण लोगों को उस वक्त रेडियो पर क्रिकेट मैच का ज्यादा लुत्फ आता था। तब लोगों के पास एक दूसरे से बात करने के लिए वक्त भी होता था और हर जरूरतमंद लोग की मदद के लिए दिल में जरूरी भाव भी होता था। उस वक्त दूर दूर तक लोग अधिकतर बैलगाड़ियों से ही सफलतापूर्वक यात्राएं कर लेते थे। मेरा नाम रिदान भगत है। तब मेरी उम्र महज 17 वर्ष की थी और मेरे गांव का नाम कालिकापुर था, जो कि बंगाल में सिलीगुड़ी से 67 किलोमीटर की दूरी पर था। सिलीगुड़ी में ही हमारा एक और घर था, जहां मेरे चाचा चतुर्भुज भगत अपने छोटे से परिवार के साथ रहते थे। उनका एक बेटा भी था, जिसका नाम हर्षित था। हालांकि हर्षित मुझसे 1 वर्ष छोटा था, लेकिन वो रोज माउंट वैली स्कूल में मेरे साथ ही कक्षा 11 में पढ़ता था। मेरा गांव शहर से इतनी दूर होने के कारण वहां की चकाचौंध दुनिया से अलग थी। उन दिनों गांव में हर किस्म के पेड़ पाए जाते थे और सड़क के दोनों तरफ शीशम के पेड़ कदम से कदम मिलाकर सड़क के साथ प्रहरी की भांति खड़े रहते थे। उस समय असम और बंगाल अपने काले जादू के लिए मशहूर हुआ करते थे। लगभग हर गांव में भूत, प्रेत, जिन्न और चुड़ैलों के किस्से प्रचलित रहते थे। स्थानीय ओझा भी मुर्गे या बकरे की बलि देकर या लोगों को झांसे में डालकर मोटी कमाई वसूल करने में पीछे नहीं रहते थे। मेरा गांव कालिकापुर बंगाल के ही सिलीगुड़ी जिले के अंतर्गत आता था। हमारे विद्यालय में गर्मियों का लगभग 1 महीने का अवकाश हुआ। मेरे चाचा हम सभी को लेकर अपने पुश्तैनी गांव कालिकापुर आ गए। इस वक्त आम की ऋतु चल रही थी। हम लोग पके हुए आमों का मजा ले रहे थे। मैंने आम खाते हुए कहा, आम बहुत ही स्वादिष्ट है, मजा आ गया खाकर। ऐसे आम शहर में क्यों नहीं मिलते चाचा? बेटे, ये स्वादिष्ट इसलिए हैं क्योंकि ये पेड़ के पके हुए हैं। शहर के लोग बेहद कम मूल्यों में गांव से कच्चे आम ले जाकर इनमें रासायनिक पदार्थों को साथ मिलाकर इन्हें पकने के लिए छोड़ देते हैं, फिर इन्हें ऊंचे मूल्यों में बेचकर अच्छा मुनाफा पा लेते हैं। चाचा ने सहज भाव से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया था। क्या कहा आपने? रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं? फिर तो इससे उस फल को खाने वाले का नुकसान भी होता होगा। मैंने उनके जवाब देते ही दूसरा प्रश्न कर दिया था। बिल्कुल सही। उन रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से पकाए हुए फल खाने से हमारे शरीर पर इसका बड़ा ही प्रतिकूल असर पड़ता है। चाचा ने इसी तरह मेरे उत्सुकता से पूछे गए सारे प्रश्नों का सही जवाब दिया। शाम को 6 बजे का वक्त हो रहा था। मैं हर्षित के साथ सड़क की तरफ चला गया। वहां जाने का मुख्य कारण समोसे का लालच था। पड़ोस के गांव घरवास जी से एक समोसा बनाने वाला अपना ठेला लेकर आता था। वो एक एक दिन के अंतराल पर आता था। उसके समोसे बेहद ही लजीज होते थे। वो समोसे की चटनी में पुदीना और धनिया के साथ कुछ जादू सा घोल कर बनाता था, जिससे समोसे के साथ खाने से समोसे के जायके को और स्वाद मिल जाता था। सबसे बड़ी बात कि एक तो उसके समोसे लजीज होते थे और दूसरी ये कि वो पैसे भी कम ही लेता था। 1 रुपए में 1 समोसा देता था। सिलीगुड़ी में तो 1 समोसा 5 रुपए का मिलता था और ऊपर से चटनी भी तभी मिलती थी जब समोसे 1 से अधिक लें। मुझे और हर्षित को दादाजी से 1-1 रुपए मिले थे। हम दोनों समोसे का आनंद ले रहे थे। तभी आदित्य भी वहां आ गया। आदित्य हमारे गांव के मुखिया विमल किशोर जी का बेटा है, जो कि हमारे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर नासरीगंज में एक स्कूल में पढ़ता था। तो कक्षा 10 में था। मैं और हर्षित हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आते और हम तीनों मिलकर पूरे गांव में धमा चौकड़ी मचाते थे। बात जब दोस्ती तक हो तब तो सही है, लेकिन मेरे और हर्षित के दिमाग में ये चल रहा था कि अपने समोसे की बलिदानी कौन दे, क्योंकि हम घर से बस 2 ही रुपए लेकर आए थे, जिससे केवल 2 समोसे ही मिले थे। शायद आदित्य मेरे मन में चल रहे समोसे के बंटवारे की बात को समझ गया। वो समोसे वाले भैया से बोला, भैया मुझे भी 1 समोसा देना। उसकी इस बात को सुनकर हम तीनों एक साथ हंस पड़े। हम लोगों ने समोसे का आनंद लिया और घर की तरफ जाने लगे। अभी कुछ ही दूर चले थे कि हर्षित बोला, अरे मैं तो पूछने ही भूल गया, आज रामलीला देखने चलोगे ना? इस वर्ष गांव में रामलीला नहीं हो रही। आदित्य ने उदास होकर कहा। मैं बोला, क्या बात कर रहे हो? प्रत्येक वर्ष तो इसका आयोजन होता था। भला ऐसी क्या बात हो गई जो? मेरी बात को बीच में काटते हुए आदित्य बोला, हमारे गांव में कुछ दिन पहले ही 2 गुटों में झगड़ा हो गया था। बात इतनी बढ़ गई कि गोलियां चल गई। गोली चलने से जो व्यक्ति बीच बचाव करने आए थे, उनकी दाहिनी भुजा में लग गई। जिनकी भुजा में गोली लगी वे ही प्रत्येक वर्ष हमारे गांव में रामलीला आयोजन करते थे। आदित्य की बात सुनकर हम लोग उदास हो गए। तभी आदित्य की आंखों में चमक उभरी और बोला, क्यों ना हम पड़ोस के गांव घरवास जी में जाकर रामलीला देखें?
आदित्य की बातें सुनकर हर्षित बोला, वो तो दूर है। वहां उतनी दूर? हर्षित की बात पूरी करने से पहले ही आदित्य फिर बीच में बोल पड़ा, क्या बात करते हो, हमारे गांव से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही तो है, और अब हम बच्चे नहीं रह गए हैं। उसकी इस बात ने हम लोगों में जोश भर दिया और हम तीनों ने रात को खाना खाने के बाद 8 बजे घरवासी जाने की योजना बनाई। हम तीनों खाना खाने के बाद घर में बताकर घरवासी रामलीला देखने निकल पड़े। हम लोगों को रात में बाहर जाता देखकर हमारे साथ हमारा कुत्ता जैकी भी चल दिया। आज चांदनी रात में गांव बड़ा ही प्यारा लग रहा था। हवाओं के चलने से पेड़ से पत्तों की आवाज रोमांचित कर रही थी। हम तीनों एक साथ कदम से कदम मिलाकर आंखों में रामलीला देखने की ललक लिए चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद रात करीब 8:45 बजे तक हम लोग घरवासी पहुंच गए। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल, तत्व प्रभावम बड़वान लहि जारी सकल खलुतूल। हे प्रभु, आप जिस पर प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वान वाले को निश्चित ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकती है। मंच पर यह कथा संवाद चल रहा था। हम लोग भी शांति से बैठकर रामलीला का आनंद लेने लगे। करीब 1.5 घंटे के बाद 5वें दिन का अध्याय समाप्त हुआ। जैसे ही आज का अध्याय समाप्त हुआ, मैंने कहा, वाह, मजा आ गया। अभी तो 9 दिन का अध्याय और बाकी है। अब हम लोग प्रतिदिन आएंगे। मेरा ऐसा कहने पर सभी ने हामी भर दी। हम लोग फिर 11 बजे के करीब घर आकर सो गए। अगले दिन मैंने घर वालों को कल के भाग के बारे में बताया कि कितना मजा आया, और शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम होते ही मैंने और हर्षित ने खाना जल्दी निपटाया। हमारे खाना खाते ही आदित्य भी पहुंच चुका था और वो मेरे कुत्ते जैकी के साथ रामलीला देखने जाने का इंतजार कर रहा था। हम तीनों अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। हमारे साथ जैकी भी चलते चलते कभी आगे तो कभी पीछे होता हुआ चला जा रहा था। उस रोज अमावस की काली रात थी। चांद आसमान से नदारद था। वातावरण में नीरवता और अंधेरे का आधिपत्य था। ज्येष्ठ महीना होने के कारण हवाएं सर्द थी, जिनका वेग तो उग्र नहीं था, किंतु उग्रता की सीमा से अधिक परे भी नहीं था। चारों तरफ गहन अंधेरा छाया हुआ था। इसी वजह से सड़क पर चलने में दिक्कत हो रही थी। वो तो शुक्र था कि आदित्य अपने साथ टॉर्च लेकर आया था। हम लोग एक साथ हाथ पकड़कर चल रहे थे। पश्चिम दिशा में दृष्टि के आखिरी छोर पर कुछ हल्की सी रोशनी का आभास हो रहा था। आदित्य टॉर्च को अपनी मुट्ठियों में जकड़े हुए सबसे आगे चल रहा था। मैं और हर्षित उसके ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। इस सुनसान सड़क पर आसानी से हमारे पदचापों को सुना जा सकता था। काफी देर तक हमारे बीच किसी भी किस्म की कोई बात नहीं हुई। केवल हमारे पदचापों की ध्वनि ही थी जो अभी तक हमारे साथ चल रही थी। अन्यथा आज रात तो झींगर या जंगली पशु भी मातमी अंधेरे से खौफ खाकर खामोश थे। हम तीनों लोग बेखौफ होकर आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक हर्षित बोला, यार, हमें आज नहीं आना चाहिए था। आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। उसकी बातों को सुनकर आदित्य बोला, सच कहूं तो मेरा भी मन नहीं था। एक तो अमावस की काली रात है और ऊपर से इतना घना सन्नाटा। मैं काफी देर से उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब मुझसे ना रहा गया तो बोला, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम होता है। अभी मैं ये सब कह ही रहा था कि मुझे कुछ दूर पर कोई इंसान दिखा, जो कि कुछ दूरी पर रास्ते के किनारे खड़ा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे हम लोगों का ही इंतजार कर रहा हो। मैंने जैसे ही हर्षित के कंधे पर हाथ रखकर उस तरफ इशारा किया तो वो दोनों अपनी ही जगह पर खड़े हो गए। हम तीनों में से कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। हमारा कुत्ता जैकी, जो काफी देर से हम लोगों के साथ चल रहा था, अब वो भी कहीं नहीं दिख रहा था। जैकी के आसपास न दिखने से हम लोग और भी सहम गए। किसी तरह हम लोग हिम्मत जुटाकर एक साथ आगे बढ़ने लगे। उस व्यक्ति के नजदीक पहुंचे ही थे कि वो शख्स बिल्कुल हमारे सामने खड़ा हो गया। उस शख्स ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसने अपना चेहरा लंबे लंबे बालों से ढक रखा था। उसके जिस्म से मनमोहक खुशबू आ रही थी। उस खुशबू के सामने सोचने समझने की शक्ति बेकाबू हो रही थी। उसके व्यक्तित्व को देखकर ये तो पता लग गया कि जिसे हम अनजान शख्स समझ रहे थे, वो कोई रहस्यमयी औरत है। उसे अचानक सामने खड़े होते देख आदित्य पूछ पड़ा, आप इतनी रात यहाँ सुनसान जगह पर अकेले क्या कर रही हो? ये सवाल तो मैं भी तुम लोगों से कर सकती हूँ, उस रहस्यमयी औरत ने सपाट स्वर में कहा।
आदित्य उसके लिए तैयार नहीं था और सिर्फ पका कर रह गया। नहीं नहीं, आपको परेशान करने का मेरा कोई मतलब नहीं था, वो तो मैं यहाँ। आदित्य ने घबराते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से। तुम जिस काम के लिए जा रहे हो उसका अंजाम सही नहीं होगा। इस बार उस रहस्यमयी औरत ने ऊंची आवाज में कहा था। लेकिन हम तो रामलीला देखने जा रहे हैं, भला उससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? इस बार मैंने हिम्मत जुटाकर उस रहस्यमयी औरत से सवाल किया था, क्या तुम्हें ये काली अमावस की रात नजर नहीं आ रही? मत मानो मेरी बात, मेरा काम समझाना था, बाकी अंजाम के लिए तैयार रहना, जिसके सिर्फ तुम लोग ही जिम्मेदार होगे। ये कहते ही वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। तभी हर्षित बोला, हम रामलीला देख कर ही रहेंगे, तुम चाहे कुछ भी कह लो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। चटा! थप्पड़ की आवाज से वहां का आसपास का वातावरण गूंज उठा। वो थप्पड़ उस औरत ने हर्षित के गाल पर लगाया था। उसके गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए थे। अचानक ऐसे बर्ताव को देखकर हम तीनों घबरा गए और वहां से पड़ोस के गांव की तरफ भाग खड़े हो गए। मुश्किल से उस जगह से लगभग 20-30 कदम ही भागे थे कि हमारा कुत्ता जैकी, वो भी हमें मिल गया। जैकी के मिलते ही जैसे ही मैंने टॉर्च का प्रकाश उस दिशा की तरफ किया जहां हमें वो रहस्यमयी औरत मिली थी, हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां कोई शख्स दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब हम लोगों ने ना आव देखा न ताव, सिर पर पैर रखकर भागे। 5 मिनट में ही हम लोग रामलीला वाले स्थल पर पहुंच गए। तब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु असीस जनु तन धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गुसाई, करहि छोहु सब और ही नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वो मुझको हैं, उनके रूप में। आपका आशीर्वाद ही मानो आपका शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। रामलीला स्थल पर आते ही हम लोगों के जहन से सारे डर और खौफ काफूर हो गए। हम तीनों ने सारा ध्यान मंच पर केंद्रित कर दिया। हम तीनों एक साथ ही बैठे थे। बाहर से तो बिल्कुल ऐसे दिख रहे थे जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन रह रहकर हम लोगों का ध्यान उस घटना पर जा जरूर रहा था। वो औरत इतनी सुनसान जगह पर इतनी रात को क्या कर रही थी? आखिर वो औरत ऐसा क्यों कह रही थी? वो हम लोगों को वापस जाने के लिए मजबूर क्यों कर रही थी? किस अंजाम को भुगतने के लिए कह रही थी वो? आखिर ऐसी क्या बात थी जो हर्षित के गाल पर तमाचा रसीद करना पड़ गया? इस तरह के सवालों ने मेरे जहन में उठापटक कर रखी थी। हम सभी की आंखें तो मंच पर थी, लेकिन दिमाग अभी भी वहीं सड़क के किनारे सफेद साड़ी वाली उस रहस्यमयी औरत पर ही था।